हेलो। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो देख लें। फिर पार्ट 2 को देखें। फिर एनसीईआरटी जो आपके मेन बुक हैं उसे पढ़ लें। उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको डायग्राम के बेसिस से समझाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे जो मैं कह रहा हूँ आप कॉपी पेन लेके फिर नोट कर लीजिए, जो चीज़ आपको याद नहीं होता, जो आप इंपॉर्टेंट लगता है। और उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है उसे कवर कर दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला चीज़ है, मैंने आपको बताया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं जो कि अरेस्ट होते हैं डिप्लोटिन स्टेज में। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी oocyte हैं, वो जो कि मेयोसिस 1 स्टार्ट कर देते हैं और जाके अरेस्ट हो जाते हैं आपके डिप्लोटिन स्टेज पे। दूसरा मैंने बताया था, जो आपके गोनाडोट्रोपिन्स आते हैं वो डेवलप करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल को, और डेवलपमेंट इतना कर देते हैं एक फॉलिकल की जो कि ओवम रिलीज कर देता है। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ठीक है एक फीमेल अपने लाइफ में 400 एग लगभग रिलीज करती है पूरे अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में, लगभग ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल ज़्यादा होंगे उनकी रिप्रोडक्टिव पीरियड ज़्यादा होगी। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, जो कि ये है। मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या चेंजेज है, आप दोनों में चेंजेस देख लीजिए क्या है। इसमें जो फेल है, ठीक है, जो फॉलिकल फेल है, अब हम इसे ग्रेनुलोसा फेल के नाम से जानेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इसको 2 नाम से जानते हैं। और ये जो है इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इसमें बढ़ गया है। ठीक, और ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया अभी तक इसमें से जो है आपकी प्राइमरी oocyte नहीं निकला है, तो ये अभी तक कहाँ पे स्टेज है, डिप्लोटिन स्टेज पे ही अरेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ, ये प्राइमरी फॉलिकल का साइज बढ़ रहा है, आप ध्यान से देखिए, डिफरेंस यही है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो ये डेवलपमेंट आखिर होता कैसे, कुछ इस तरीके के होते हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल आएंगे, फिर टर्सरी फॉलिकल आएंगे, फिर ये जाके जो है एग रिलीज होगा, जो कि LH फर्स्ट के कारण होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका जो डायग्राम है मैंने विकिपीडिया से लिया है समझाने के लिए, आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है बाहर वाले को, ये वाले पार्ट, और ये आपकी oocyte हैं, और ये जो फॉलिकल फेल है। पूरे को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहे हैं हम लोगों ने, और ये फॉलिकल फेल है और ये oocyte है। अगर हम लोग डायग्राम से देखें, फिर उसके बाद क्या होगा, FSH एक्ट कर रहा है, LH भी एक्ट कर रहा है, दोनों मिलकर डेवलप करेगा। और डेवलप कैसे करेगा ये देख लीजिए। अब क्या चेंजेज आएगा, अब आपके आ गया सेकेंडरी फॉलिकल। ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है। इसमें चेंजेस क्या है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं मल्टीपल लेयर ऑफ ए ग्रेनुलोसा फेल आ गया है। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ ए ग्रेनुलोसा फेल आ गया है। इसको हम लोग 2 चीज़ बोलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ग्रेनुलोसा फेल को हम लोग जोना ग्रेनुलोसा भी ग्रेनुलोसा कह सकते हैं, और फॉलिकल फेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल अभी यही नाम लेके चलिए, ग्रेनुलोसा फेल, ठीक है, या फॉलिकल फेल। इसके मल्टीपल लेयर आ गए। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था, पहले वाले स्लाइड में, ये देखिए लेयर एक ही लेयर है, पर इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें आपके मल्टीपल लेयर आ गए हैं ना। और क्या चेंजेस आया आप ध्यान से देख लीजिए। तो एक जो ये लाइनिंग आया है, ठीक है, ये वाले लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये एक जोना पेलोफिडा का ग्लाइकोप्रोटीन लेयर एक लाइनिंग आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाते हैं, जो कि जोना पेलोफिडा है। ठीक है, लाइनिंग। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें क्या है, oocyte है, ये अंदर में oocyte है, आपने डे वगैरह। इसमें एक लेवल नहीं है, मैं आपको एक लेवल और बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये वाले जो है, ये वाले का कोई लेवल नहीं किया गया है, इसे हम लोग कहते हैं बेसल लेमिना। ठीक है, और ये जो बेसल लेमिना है सेकेंडरी फॉलिकल में, एक्चुअली बेसल लेमिना के बाहर भी एक फॉलिकल होते हैं जो फ्राउंडेड होते हैं। बेसल लेमिना से फ्राउंडेड हैं ये पूरे, और इसके बाहर आउटर साइड में एक थीका फेल है। ये सब जो है थीका फेल है, अभी इसे थीका फेल के नाम से जानिए। ठीक है, मैं लेवल से आपको दिखाऊंगा, लेवल भी करके दिखाऊंगा। ये थीका फेल है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जब FSH जो है, FSH वो एक्ट करेगा, किस पे कर रहा है, FSH जब थीका फेल पे एक्ट करेगा। ये थीका फेल मैंने आपको बताया ना, अभी तुरंत बताया आपको, ये थीका फेल है। FSH 2 जगह एक्ट करता है, एक थीका फेल पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझने की कोशिश कीजिए। FSH जब एक्ट करेगा थीका फेल पर, तो वो थीका फेल जो है प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन, जो कि सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा। थीका फेल एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये मेल हार्मोन है, पर थीका फेल एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तब क्या होगा, जो FSH है एक्ट करेगा ग्रेनुलोसा फेल पे और रिलीज कर देगा क्या, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं एरोमेटेज, और वो कन्वर्ट कर देगा एंड्रोजन को आपका इस्ट्रोजन में। ठीक है,
आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, बेसिक डेवलप करने के लिए आपको ये जानना है। एंड्रोजन सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? एफएफएच जब एक्ट करता है थीका सेल पे, ये वाले थीका सेल पे, ठीक है। और ये थीका सेल पे जब एक्ट करेगा एफएफएच तो एंड्रोजन सिक्रीट होगा। पर जब एफएफएच एक्ट करेगा ग्रेनुलोफा सेल पे, ये वाले सेल पे, तो क्या रिलीज होगा आपका? एक केमिकल जिसे हम लोग कहते हैं एरोमेटेज, और वो एरोमेटेज इसको एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा आपको ईस्ट्रोजन में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम में क्या है, इससे पहले मैं एक स्लाइड भी आपको दिखा दूँ जिसमें मैंने लिखा है एफएफएच एक्ट करता है थीका सेल पे, ठीक है। एफएफएच एक्ट करेगा थीका सेल पे और थीका सेल प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन, जो कि एंड्रोजन को कन्वर्ट करेगा ग्रेनुलोफा सेल एक केमिकल रिलीज करके, जो कि एरोमेटेज। ग्रेनुलोफा सेल पे कौन एक्ट कर रहा है? इस पर भी एफएफएच ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेनुलोफा सेल प्रोड्यूस करता है एक और हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं इनहिबिन, और ये हार्मोन जो है एक्ट करता है एफएफएच पे। ये जो है एफएफएच पे ही एक्ट करता है। अब तक तो एफएफएच एक्ट कर रहा था सब पे, और इस पे एक्ट करके इसको रोकता है, और जब इसकी नीड नहीं होती तो इससे रोकता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग जिस डायग्राम पे थे इसको समझने की कोशिश करें। अब डायग्राम को अच्छे से समझिए, फॉलिकल आखिर डेवलप कैसे होते हैं, फिर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन, जो कि ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, ईस्ट्रोजन के आने के बाद ग्रेनुलोफा सेल, ये जो ग्रेनुलोफा सेल है, ठीक है, ईस्ट्रोजन के आने के बाद क्या होगा? ग्रेनुलोफा सेल में एक फ्लूइड आने लगेगी, ठीक है, और एक कैविटी क्रिएट होगी। ईस्ट्रोजन आ रहा है तो एक फ्लूइड है, तो उसके कारण एक कैविटी क्रिएट होगी। इस कैविटी क्रिएट होने के बाद हम इसे टर्सरी फॉलिकल कहेंगे। पहले तो आप फिर कैविटी को, जो कैविटी वाली जगह है उसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। तो फिर से आप अगर आप देख लीजिए, कैविटी के आने के बाद एक डिफरेंस और आती है, आपको याद रखना है। क्या डिफरेंस आती है मैं बता दूं। ये ऊफाइट है, ये तो आपको पता ही है, यूफाइट है। ये जोना पेलोफिडा है, ये भी पता है। ये आपके फॉलिकल सेल है, जो कि अभी ग्रेनुलोफा सेल मैंने कह रहा था, जो कि कैविटी मतलब कैविटी बन रहे थे। ये आपके थीका सेल है। अब जो है थीका सेल के भी दो पार्ट आते हैं, थीका सेल के बाहर भी एक पार्ट आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दो पार्ट हो जाते हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं थीका इंटरना, और एक को हम लोग कहेंगे थीका एक्सटर्ना। ये भी मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये वाले डायग्राम जो है, ठीक है, इसमें देख लीजिए आप। अगर हम लोग इसे लेवल करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले अगर लेवल देखते हैं, ये आपका ऊफाइट है, ठीक है। दूसरा वाले आपके जोना पेलोफिडा हो गए, तीसरे वाले आपके ग्रेनुलोफा सेल हो गए, और ये जो है आपका ये वाले पोर्शन ग्रेनुलोफा सेल हो गए, और ये चौथे वाले आपके जो चौथे वाले सेल हैं, ठीक है, थीका इंटरना हो गए, और ये थीका एक्सटर्ना हो गए, ठीक है। दो ये अलग आ गए हैं, इसमें ये डेवलप हुआ है। टर्सरी फॉलिकल में ये एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, और ये वाले को एंट्रम मान लीजिए आप लोग, ठीक है, जो जगह खाली है। और ये जो है आपको बेसल लेमिना हो गया आपके, ठीक। अगर हम लोग इधर देखें, ये तो आपकी सेकेंडरी फॉलिकल है, मैंने समझाने के लिए एक डायग्राम और दिया है। इसमें देख लीजिए एक चीज़ और, थीका जो इंटरना है आपका ये कम है, अब थीका एक्सटर्ना उसमें भर गया टर्सरी में। ये सेकेंडरी था आपका, ये क्या था आपका? सेकेंडरी था, ठीक है। अब हम लोग ये डायग्राम को देखते हैं, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब ये डायग्राम को, इसमें क्या होता है आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि ऊफाइट है, जोना पेलोफिडा है, एक एंट्रम क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन है, और जोना ग्रेनुलोफा को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोफा सेल, और कोरोना रेडियाटा, कुछ सेल कोरोना रेडियाटा भी बनाते हैं, और ये जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इस सारे स्लाइड के बाद एक चीज़ और मैंने आपको कहा, टर्सरी फॉलिकल के फाइनल स्टेज को मैंने आपको बता दूं। टर्सरी फॉलिकल, अभी जो मैंने लास्ट वाले फॉलिकल बताया डेवलपमेंट में, ये थे टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। और ये टर्सरी फॉलिकल के जो फाइनल स्टेज हैं उसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, एक्चुअली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और अब तब तक तो मैंने आपको बताता ही चल रहा था कि ये प्राइमरी जो ऊफाइट है वो कंप्लीट मियोसिस नहीं किया हुआ रहता है सेकेंडरी फॉली तक में, और अरेस्ट रहता है डिप्लोटिन स्टेज में। पर ये जब टर्सरी फॉलिकल में जाता है, टर्सरी फॉलिकल में गया तो ये प्राइमरी ऊफाइट अपना कंप्लीट कर लेता है मियोसिस 1 को, और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ऊफाइट, ठीक है, और स्टार्ट कर देता है मियोसिस 2, और ये खुद जाकर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में। फिर जाकर अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में टर्सरी फॉलिकल जो है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना, जो मान लीजिए ये जो फॉलिकल थे, ठीक है, फॉलिकल हैं, तो ये एक्चुअली फॉलिकल जो थे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपके जब मियोसिस 1 में जाके अरेस्ट थे डिप्लोटिन स्टेज में, तो ये जो प्राइमरी ऊफाइट है, एक्चुअली प्राइमरी ऊफाइट सिक्रीट कर रहे थे सेकेंडरी ऊफाइट। तो एक बड़ा वाला बन रहा था जिसे हम लोग कह रहे थे सेकेंडरी ऊफाइट, एक पोलर बॉडी बन रहा था, मैंने आपको बताया था। तो ये छोटे थे, ये बड़े थे, और मेजोरिटी ऑफ फाइटोप्लाज्म ये ले रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था,
क्यों ले रहा था, न्यूट्रिशनल पर्पस के कारण ले रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था। पर अब ये जो सेकेंडरी यूफाइड है, ठीक है, ये जाके कहाँ अरेस्ट हो जाता है आपका मेटाफेज 2 में। ठीक, यही आपको याद रखना है, मैं यही आपको बता रहा था। अब एक डायग्राम देखिए, फिर मैं इस ये जो लाइन है इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल, और यहाँ पे निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, फीडबैक इफेक्ट और गोनाडोट्रोपिन रीजनरेट एंडोमेट्रियम जो लिखा, इसे समझाने के लिए एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। ये आपका मेन डायग्राम है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। मैं आपको इससे अच्छे से समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये आपका ये प्री ओव्यूलेटरी फेज मैंने बताया था इधर इतने दूर तक, और इधर वाले का पोस्ट ओव्यूलेटरी। फिर से तो होता क्या है एक्चुअली, आपको पता है कि 2 to 5 डेज तक, या तो 6 डेज मान भी लीजिए, 5 to 6 डेज, 6 डेज भी होता है, किसी में वेरी करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यहाँ तक मान लीजिए। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो एफएफएच और एलएच, ठीक है, एफएफएच और एलएच एक फॉलिकल को इतना डेवलप करेगा जो कि वो ओवम रिलीज करेगा। उससे पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स पे एफएफएच का लेवल देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है। ओके, अब दूसरा चीज़ आप देखिए, एलएच भी है साथ में, एफएफएच गोनाडोट्रोपिन्स तो एलएच भी है। एलएच का कलर कौन सा है, आप ध्यान से देखें तो एलएच का रेड वाला कलर है, ये भी बढ़ रहा है। पर जब एस्ट्रोजन आया, ये वाला एस्ट्रोजन देखिए आया ना, तो ये घट गया है। आप ध्यान से देखिए, आपका जो एलएच है वो घटा ही है, और जो एफएफएच है वो भी घट गया। देखिए यहाँ पे ग्रो हो रहा था एफएफएच, और यहाँ घट गया। और लगभग डे 6 पे एस्ट्रोजन आएगा, और इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल के कारण क्या होगा, निगेटिव फीडबैक इफेक्ट करेगा गोनाडोट्रोपिन पे। निगेटिव फीडबैक इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, अगर ये निगेटिव फीडबैक इफेक्ट करता है गोनाडोट्रोपिन पे, तो एफएफएच और एलएच का लेवल घट जाएगा। ठीक है, यही मैंने इस लाइन में लिखा है, आप समझिए। इंक्रीज होता है लगभग 6 डेज पे, इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन का लेवल, और ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव ले लीजिएगा, बी लिखा गया है, फीडबैक इफेक्ट करेगा गोनाडोट्रोपिन पे, जो कि गोनाडोट्रोपिन कौन कौन है, एलएच और एफएफएच। तो उसका क्या होगा, उसका लेवल घट जाएगा। लेवल घट जाएगा किस में, प्री ओव्यूलेटरी फेज में। और दूसरा काम क्या करता है, ये रीजनरेट करता है एंडोमेट्रियम को, जो एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट हो गया था उसे रीजनरेट करता है। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम पे जाते हैं। अब इसी डायग्राम से हम लोगों को सारा चीज़ समझना है। जब एस्ट्रोजन आया, हम लोगों ने देखा जब एस्ट्रोजन आया तो क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक इफेक्ट हुआ। और हुआ क्या, फिर निगेटिव फीडबैक इफेक्ट होने के कारण इसके जो लेवल है गोनाडोट्रोपिन के लेवल वो घट गए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री ओव्यूलेटरी फेज है ना, इसमें जो है एफएफएच के लेवल और एलएच के लेवल घट गए, जो बढ़ रहे थे वो घट गए। ठीक, फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन के कुछ आवर पहले, ये ओव्यूलेशन का पीरियड है ना, ये वाले, ये 14 डेज में, इसके कुछ आवर पहले एस्ट्रोजन जो है, ये वाले एस्ट्रोजन जो जिसके आने से अभी एफएफएच और एलएच घटा था, अब ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट करेगा तो ये फिर से एलएच और एफएफएच के लेवल को बढ़ाएगा। इस लेवल को बढ़ाने को हम लोग एलएच सर्च करते हैं। और एलएच सर्च क्यों करते हैं, एफएफएच सर्च क्यों नहीं करते हैं, एफएफएच भी तो बढ़ रहा है, पर एफएफएच जो है देख लीजिए आप, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, यहीं तक आ रहा है। ठीक है, पर एलएच का देखिए ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको एलएच सर्च करते हैं। इसके कारण क्या होता है, अभी तक कोई हार्ड रूल नहीं आया है कि एलएच सर्च होता क्यों है, किसी को ढंग से इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, पर आप समझ लीजिए एलएच सर्च के कारण क्या होता है। एलएच सर्च के कारण रप्चर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो था, टर्सरी फॉलिकल जो मैंने आपको बताया था, ये वाले रप्चर जो है रप्चर हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होंगे, ग्राफियन फॉलिकल जो है सेकेंडरी ऊफाइड रिलीज करेगा, जो मैंने आपको तुरंत बताया था, एक पोलर बॉडी और सेकेंडरी ऊफाइड रिलीज करेगा। और कुछ सेल आएंगे जो कि कोरोना रेडिएटा के होंगे, मैंने ये भी बताया, जो कि आपको फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। ठीक है, इतने समझने के बाद मैं आपको एक चीज़ और रिपीट फिर याद दिला दूँ, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें बहुत सारे फेल होंगे, आपको पता है, जो कि ग्रेनुलोफा फेल थे, जो ना, फिर आपको जो ठीका फेल थे, बहुत सारे फेल होंगे, वो ओवरी में ही रह गए, क्योंकि रप्चर ग्राफियन फॉलिकल हुआ, एक रिलीज हुआ एलएच फर्च के कारण, अचानक से एलएच फर्च हुआ और एलएच का लेवल बहुत बढ़ गया। ठीक, तो एलएच का लेवल ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा कि ओवुलेशन हुआ। ठीक है, ओवुलेशन होने के कारण क्या हुआ, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो थे, जो कि बहुत सारे फेल थे, उसमें एलएच और एफएफएच उस पर एक्ट करेगा, किस पे, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल पे। और जहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखेंगे, एलएच जहाँ जिस सेल पे एक्ट करता है उसको फिर वो लूटिन सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एलएच है किसी सेल पे एक्ट करेगा, मान लीजिए ये सेल पे एक्ट किया तो इसे लूटिन सेल पे कन्वर्ट कर देगा, और लूटिन सेल पे कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, एक वो जो होता है हाईली सिक्रिएटिव होता है, ज़्यादा सिक्रिएट करता है। ठीक है, तो एलएच
जो लुटीन सेल में कन्वर्ट करेगा रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल पे उस पर एक्ट करके एलएच उसको कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट कर देगा। अब आपका मेन पॉइंट आया, अब हम लोग पढ़ेंगे लुटियल फेज। इसे लुटियल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है उस पर एलएच एक्ट करके क्या कर देता है, उसको कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट कर देता है। अब कॉर्पस लुटियम जो है आपका एक तो रिलीज हो गया, पहला चीज़ एक रिलीज हो गया कॉर्पस लुटियम है। अब जो इस जो प्रोसेस है इतने वाले पोस्ट ओवुलेटरी फेज को हम लोग पढ़ेंगे, आपको याद रखना है अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो मैंने आपको बताया था इसे मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब जो यहाँ पे इफेक्ट है आप देखिएगा एफएफएच और एलएच का, तो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होने के कारण एफएफएच और एलएच का लेवल हमेशा घटा हुआ रहेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल है बढ़ा हुआ, पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यही अगर आप इसमें देखें प्री ओवुलेटरी में देखिए एफएफएच का एफएफएच मैंने बोल दिया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम है। फिर आप देख रहे हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, अगर पोस्ट ओवुलेटरी फेज में देख रहे हैं तो देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना ज़्यादा है। ये एक्चुअली करता क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, अगर प्रेगनेंसी हो गया तो उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम क्या काम करता है, ये अगर हम लोग देख लें, कॉर्पस लुटियम एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, सॉरी ग्लैंड बोल दीजिए या स्ट्रक्चर बोल दीजिए, का काम करता है। क्योंकि एलएच फर्च होने के कारण आपको पता है कि कॉर्पस लुटियम हाईली सिक्रिएटिव है, जो कि ज़्यादा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को, लार्ज नंबर पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। पर एक चीज़ आपको और याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एलएच कॉर्पस लुटियम क्या मतलब लार्ज नंबर ऑफ सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है प्रोजेस्टेरोन है, पर वो थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, आपको याद रखना है, आप ध्यान से नोट कर लें फिर एस्ट्रोजन भी। पर अगर एक ऑप्शन मांग रहा है तो वहाँ पे आप प्रोजेस्टेरोन ही देंगे, एस्ट्रोजन नहीं देंगे, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखें, अब इसी डायग्राम से हम लोग को सारा चीज़ देखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज पढ़ रहे हैं। कॉर्पस लुटियम लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, पर प्रोड्यूस करेगा, पर थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करेगा। तो जहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव फीडबैक होने के कारण एलएच और एफएफएच का लेवल तो घटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये एलएच और एफएफएच का लेवल देख लीजिए आप, बहुत कम है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाता है। सिक्रीटरी क्यों बनाता है, एंडोमेट्रियम तैयार करता है एक्चुअली इम्प्लांटेशन के लिए। अगर 22 डेज तक, ये जो 22 डेज है इस टाइम तक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन ही रखेगा। वो कैसे मेंटेन रखेगा, कुछ फेल हैं जो हेल्प करेंगे कैसे मेंटेन रखने में, वो हम लोग फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली पढ़ेंगे। तो अगर हो गया तो ये मेंटेन रखेगा, अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू, मेंस्ट्रुअल फ्लो में पास आउट हो जाएगा आपका ओवम, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। और एलएच जो है, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, एलएच का लेवल तो बढ़ा था तो यहाँ तक मेंटेन कर रहा था कॉर्पस लुटियम का, पर एलएच का लेवल जब घटने लगेगा, एलएच का लेवल यहाँ पे घटा हुआ ही है एक्चुअली, यहाँ से एलएच का लेवल जब खत्म होने लगेगा, ठीक है, तो खत्म होने के कारण क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रीट कर रहा था कॉर्पस लुटियम पोस्ट ओवुलेटरी फेज में तो नहीं आ रहा था। आपको पता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में एलएच नहीं आ रहा, और जब एलएच नहीं आएगा तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं होगा। अगर कॉर्पस लुटियम को एलएच नहीं मिलेगा, एलएच चाहिए काम करने के लिए कॉर्पस लुटियम को, अगर कॉर्पस लुटियम को इस पेज को एलएच नहीं मिलेगा तो 22 डे के बाद एलएच नहीं मिलने के कारण कॉर्पस लुटियम भी डीजनरेट हो जाएगा। अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया तो आपको पता ही है प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो घट ही जाएगा, ठीक। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने के कारण क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा तो क्या एक फॉर्म बनाएगा, आपको मैं बता दूं। तो ये डायग्राम भी मैंने लिया था समझाने के लिए, आपको उस डायग्राम से मैंने सब चीज़ समझा दिया है। यह मैंने आपको इसलिए बताया था, ये सिक्रीटरी फेज करता है ये प्रोजेस्टेरोन, इसलिए मैंने इस डायग्राम को लिया था। अगर आगे देखें एक डायग्राम और, तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। ये डीजनरेट हो गया कॉर्पस लुटियम, क्यों डीजनरेट हो गया, तो आपको पता है कि एलएच है नहीं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में तो एलएच है ही नहीं, तो एलएच की नीड है। कहाँ से आ रही थी पोस्ट ओवुलेटरी फेज में एलएच, कहाँ से आ रही थी, आपको पता है एलएच फर्च होने के कारण एलएच का लेवल बढ़ गया था तो वहाँ से मेंटेन हो रहा था, पर अभी तो नहीं है, तो इसके कारण कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया। अगर यही प्रेगनेंसी हो जाती तो एलएच का लेवल आ जाता, कहाँ से आता, तो कुछ फेल हैं, ट्रोपोब्लास्ट के कुछ फेल हैं जो कि हेल्प करेंगे आपके सिक्रीट करने में एलएच को, और ये अलग जगह से एलएच सिक्रीट होगा जो कि मेंटेन करेगा कॉर्पस लुटियम को, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन होता, पर यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई नहीं तो वो मतलब जो भी थे डीजनरेट हो गए कॉर्पस लुटियम, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बने, ठीक है। एक स्लाइड और मैंने लिखा है उसे भी समझ लीजिए। एलएच एक्ट करता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल पे, मैंने आपको ये बताया था अभी, और कॉर्पस लुटियम जो है
कॉर्पस फ्लूटेम एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में देखिए कॉर्पस फ्लूटेम प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा सा ईस्ट्रोजन भी, मैंने यहाँ नहीं लिखा है फिर भी आप समझिए। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, वही था इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था, ये वाले सिक्रीटरी बनाता है, ठीक है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक। अगर आगे हम लोग देखें, चलिए ये वाले डायग्राम पे जाते हैं जो लास्ट है, अब ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं बता दूं प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट हो जाएगा। और ये आप जान लीजिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण ही एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट होता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन रहता है तो एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट नहीं होता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट क्यों होता है, तो एक रीज़न है प्रोजेस्टेरोन नहीं है तभी हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन रहता है तो फिर मेंटेन रखता है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, फिर फॉलिकल डेवलप होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक ये वैसे ही चलता रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुकेगा। चलिए इसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए लाइक करें। थैंक्स। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा फर्टिलाइजेशन पे। चलिए बाय।